ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके थे, वर्ण के बारे में पढ़े हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको सीईटी से संबंधित नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो वर्णमाला यानी वर्ण के बारे में हम विशेष करके सब चीज़ पढ़ चुके हैं। वर्ण का परिभाषा, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तमाम चीज़ों के बारे में खासतौर पर हम लोग सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये तमाम चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार व यानी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जब आप वर्ण के बारे में पूर्णतः अवगत हो चुके होंगे तो आपको शब्द के बारे में भी समझ में आ जाएगा। देखिए, शब्द क्या है इसके बारे में जानेंगे, और इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जो भेद है, रचना के अनुसार है, उत्पत्ति के अनुसार, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर हम शब्द को किस प्रकार से जानेंगे, आखिर शब्द का परिभाषा क्या होता है, और हम सार्थक शब्द को हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, सच में जानते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम वर्णों का सार्थक समूह बना देते हैं जिसमें कोई एक निश्चित अर्थ निकले तो वो हमारा शब्द कहलाता है। यानी बिना वर्ण की हम शब्द की रचना नहीं कर सकते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अगर वाक्य की बात करें तो शब्दों यानी कहने का मतलब हुआ शब्दों के एक क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण जो अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, शब्दों को अलग अलग आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ किसी वाक्य में अगर शब्द का प्रयोग हुआ है तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो प्रयोग होते हैं। अगर हम चाहें तो शब्दों को अलग अलग खंडित भी कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए शब्द किसे कहेंगे, क्या कहिएगा, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। इससे आप एग्जाम्पल में बात कीजिए, कलम हम लिखते हैं कलम, कलम। देखिए यहाँ पर वर्ण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वर्ण है। यानी कहने का मतलब एक कलम है तो यहाँ पर वर्ण है कि नहीं, वर्ण है। लेकिन अब इसको लिखते हैं म लिख दे, फिर क लिख दे, ल, तो मकल। मकल कोई शब्द है नहीं, शब्द। यानी कहने का मतलब हुआ वर्ण से शब्द बनता है लेकिन एक सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक नहीं तो आपका शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति के अनुसार बात करेंगे कि आखिर क्या है। इस जरूरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट भी है कि उत्पत्ति हो या उद्गम हो या इतिहास हो या स्रोत के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब हुआ उत्पत्ति का अर्थ होता है निकास, अर्थात वह शब्द मूल रूप से कहाँ से आया है, इस आधार पर शब्दों के 5 भेद माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ शब्द कहाँ से निकला है, किस मतलब उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। उसके आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। अब पांचों भाग के बारे में पढ़ेंगे। विशेष करके पहला जो हमारा तत्सम आता है, क्या आता है, तत्सम। नाम से स्पर्श है तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या है, देखिए यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और प्लस में सम है। तत् का अर्थ होता है वहाँ जो कि संस्कृत का इंगित करते हैं। कहने का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है वहाँ जो संस्कृत भाषा से, आमतौर पर तत्सम शब्द को कहा जाता है कि वो संस्कृत का मूल शब्द है जो हिंदी में बिना परिवर्तन के क्या हो जाती है, बोली जाती है। आगे इस चीज़ को हम देखेंगे। और सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो संस्कृत जो शब्द जो है संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में क्षेत्र, रात्रि, मयूर, कार्य, कर्म, पूर्णिमा आदि, ये सब के सब क्या है, आपके ये तत्सम शब्द। यानी कहने का मतलब हुआ तत्सम शब्द उसे कहेंगे जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द है और हिंदी में बिना परिवर्तन के उसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। अब देखिए, तत्सम शब्द पकड़ने का एक तरीका है। कहने का मतलब हुआ कि ये री है, फिर तलाब्य श, मूर्धन्य स, दंडी स, ह, क्ष, तरह, ये सब जो संयुक्त व्यंजन है, खास तौर पर ये आदि वर्णों का प्रयोग अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही पाया जाता है। कहने का मतलब हो, अगर कोई शब्द लिखा हो री से लिखा, जैसे ऋषि, अगर ये शब्द लिखा, ये आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। मान लीजिए षटकोण, ये कैसे शब्द है, ये भी आपका कौन सा है, संस्कृत का शब्द है। अगर क्षत्रिय की बात करें तो ये भी कैसा है, संस्कृत का है। फिर आपका अगर त्रिशूल की बात करें तो ये भी शब्द कैसा है, संस्कृत का शब्द यानी तत्सम शब्द है। फिर अगर ज्ञानी की बात करें या परिश्रम की बात करें तो ये तमाम जो वर्ण है, खास तौर पर संयुक्त वर्ण जो है, जो संयुक्त वर्ण है, वो संयुक्त व्यंजन जो है वो संस्कृत के शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब तद्भव की बात करेंगे। तद्भव क्या है, जब हम संस्कृत से जो तत्सम में अगर उसमें परिवर्तन कर देते हैं यानी आसान कर देते हैं, वो हमारा तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्भव। देखिए, तद्भव के लिए बात करें तो तद्भव क्या है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यह भी 2 शब्दों से ही मिलकर बना है। तत्
धन में भव, तत् का अर्थ होता है, यहाँ भी संस्कृत को ही इंगित करता है, और भव शब्द जो है संस्कृत का ही है। भू मतलब धातु से बना, जिसका अर्थ होता है होना, अर्थात जो शब्द संस्कृत में कुछ और थे, यानी कहने का मतलब हुआ जो शब्द संस्कृत में कुछ और थे वह हिंदी में कुछ और हो गए, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि तत्सम शब्द में परिवर्तन अगर हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और आमतौर पर बोला जाता है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, यानी उसमें जो परिवर्तन करते हैं हम अपने आसानी के लिए, वो हमारा क्या, तद्भव कहलाता है। ठीक है, जैसे क्षेत्र से क्या हो गया, खेत हो गया। देखिए यहाँ पर क्षेत्र जो था वो हमारा तत्सम था, क्या था, तत्सम था। अब इससे क्या हो गया, खेत हो गया। अब रात्रि का मतलब होता है रात, यानी तत्सम रात हो गया, और तद्भव रात्रि मेरा क्या हो गया, तत्सम हो गया, रात मेरा क्या होगा, ये आपका तद्भव होगा। मयूर मतलब हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया, ये आपका तद्भव मोर हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ तत्सम में अगर परिवर्तन करते हैं तो वो कहाँ आता है, सीधे तद्भव में चला आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द की सूची दी है। यानी कहने का मतलब हुआ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ तत्सम शब्द है, खासतौर पर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। इसके उद्देश्य से सूची आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, रात्रि का रात होता है, देख लीजिए यहाँ पर रात्रि का रात है, क्षेत्र का खेत है, कृषक का किसान, कार्य का कार्य, मयूर का मोर, आसुर का मतलब आंसू में है, प्रस्तर का मतलब पत्थर, उसका तीक्ष्ण का होता है तीखा, उसके बाद में नगण्य का मतलब नंगा, उसका निम्न का मतलब नीचा, अग्नि का मतलब आग, ऊंच का मतलब ऊंचा। उसके बाद में घोटक का मतलब घोरा होता है, घृत का मतलब घी, नेत्र का मतलब आंख, पूर्णिमा का होता है पूनम। उसके बाद में पर्यक का मतलब होता है पलंग, और तीव्र का मतलब तेज। ये कुछ शब्द है जो तत्सम तद्भव से रिलेटेड है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब तीसरा जो प्रकार आता है वो देशज आता है। देशज का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, देश में हुआ। कहाँ हुआ, देश में हुआ है। देशज, देश प्लस में ज, अर्थात देश में जन्मे जिन शब्दों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में शामिल किया गया है वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे व्याकरण शास्त्री ऐसा भी मानते हैं जिन शब्दों का स्रोत अज्ञात हो वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ वैसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं जिसका स्रोत क्या हो, अज्ञात हो। अज्ञात करने का मतलब जिसके बारे में हमको कोई जानकारी ना हो, वो उसको हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। यानी कहने का मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्र है, राज्य की बात करें, वहां से अगर कुछ शब्द का प्रचलन जो स्टार्ट होता है उसका प्रयोग अगर हम हिंदी में कर देते हैं वो हमारा देशज कहलाता है। और एक खास तौर पर हम इसको बोलते हैं कि वैसा शब्द जिसके बारे में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं हो, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड अ देशज वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह शब्द की क्षेत्रीय भाषा से आए। कैसे, लट शब्द का प्रयोग लगभग पूरे उत्तर भारत में किया जाता है, तो यह नहीं बताया जा सकता कि यह शब्द किस क्षेत्रीय भाषा का। ऐसे अन्य शब्द जैसे खाट, पगड़ी इत्यादि ये आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे विदेशज, यानी विदेशी कहने का मतलब हुआ फॉरेन कंट्री, जो अलग राष्ट्र से हमारे देश में आ गए हैं। यानी कहने का मतलब विदेशी कहिए, विदेशी या आगत भी कहेंगे क्योंकि बाहर से आए हैं इसलिए इसको आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, अर्थात जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वो हमारा आगत या विदेशी यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं। भारत में आदिकाल से ही औपनिवेशिक शक्तियों का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ अंग्रेजी, पुर्तगाली, मुगल, मंगोल आदि आते रहे हैं, तो आने के साथ उन्होंने कुछ भाषाएं लाए, भाषाएं के कुछ शब्द लाए जिन्होंने भारतीय लोगों को क्या किए, एडॉप्ट किए, ग्रहण किए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। अब कुछ विदेशी शब्द के बारे में भी जान लेते हैं कि विदेशी शब्द कुछ है क्या। देखिए आमतौर विदेशी की बात करें तो हम यहाँ पर खास तौर पर क्या बात करते हैं, जैसे व्यापारी के माध्यम से आए, जैसे हमने आपको जस्ट बताया कि व्यापार हुआ, शासन कर चुके, उनके साथ उनकी भाषा भी यहाँ आई। वे समय के साथ अपनी भाषा के बहुत से शब्दों को हिंदी ने अपना लिया। विभिन्न विदेशी भाषाओं में से कुछ निम्न है, देखिए कौन कौन है। अंग्रेजी भाषा की बात करें, देखिए ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द है, निम्न से कौन सा फारसी का शब्द है, निम्न से कौन सा उर्दू का शब्द है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अंग्रेजी शब्द में जैसे रेल, प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, स्कूल, शर्ट, पेंट, टाई, सूटकेस, प्लेट, पेन, क्रिकेट, हॉकी, फाइनल, साइकिल आदि ये तमाम चीज अंग्रेजी शब्द से लिए गए हैं। उसके बाद में आप बात करते हैं अरबी शब्द, जो अरब की देश की भाषा है। अरबी शब्द में क्या है, अदालत, कानून, इंसाफ, दफा, सबूत, वकील, मुजरिम, मुलजिम, सजा, इल्जाम, मुकम्मिल, उसके में दलील आदि ये सब के सब क्या है, आपके अरबी शब्द है, यानी अरब की भाषा है। उसके में फारसी की बात करें जो विशेष करके ईरान की भाषा है। कहाँ की भाषा है, ईरान की भाषा है। कारोबार, आमदनी, आदमी, जमीन,
रईस, बीबी, बीमा, सब्जी, प्याज, पुदीना, मेज, गुलाब, शायरी, तारीफ आदि ये सब के शब्द किसके शब्द है? फारसी के शब्द है। अब पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? ये आपका साबुन, तौलिया, बाल्टी, मिस्त्री, आया, उसके बाद में आलपिन, संतरा, चम्मच आदि ये आपके पुर्तगाली शब्द है। फिर तुर्की की बात करें, तुर्की के जो शब्द है वो देखिए, बारूद, बंदूक, चाकू, तोप, कैंची, उस्तरा, कुर्ता, पैजामा, बेगम आदि ये किसके शब्द है? तुर्की के शब्द है। अब लास्ट बात करेंगे, 5वां नंबर जो है वो संकर शब्द है। संकर शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक स्रोतों से आई हुई है, भाषाओं के शब्द से मिलकर बने, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। कहने का मतलब हुआ वैसा शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनी है, उस शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, वर्षगांठ क्या है? वर्षगांठ है, यानी कहने का मतलब वर्ष आपका संस्कृत का है और गांठ आपका हिंदी का है। उसके अंदर में टिकट घर, टिकट आपका अंग्रेजी है और घर क्या आपका हिंदी है। 2 भाषाओं से मिलकर बना टिकट घर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। उसके अंदर में है, उसके अंदर में जांच करता, देखिए जांच का मतलब होता है टेस्ट हिंदी, और करता का तो संस्कृत हो गया। फिर रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। फिर लाठी चार्ज, लाठी आपका हिंदी है, चार्ज का है अंग्रेजी, है कि नहीं? 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अलग भाषाओं से। फिर जेल खाना, जेल आपका अंग्रेजी है, खाना आपका फारसी शब्द है। उसके अंदर में सील बंद, सील का मतलब अंग्रेजी है, बंद का मतलब फारसी, यानी कहने का मतलब ये 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, वैसे शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों को हम कितने भागों में बांटे हैं। तो आमतौर पर आप जानते हैं कि इसको 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। किसके अनुसार बात करें? उत्पत्ति कहें या रचना कहें या बनावट कहें, इसके आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांटा गया। आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है। क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द है। यानी कितने भाग में बांटा गया? उत्पत्ति के अनुसार 3 भाग में बांटा गया। आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या, पहला आता है इसमें कि रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? रूढ़ शब्द उसको कहेंगे, रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके खंड निर्थक होते हैं, जैसे में घोड़ा पानी। कहने का मतलब हुआ वैसा शब्द जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते, यानी वो क्या होता है? एकल होता है, उसको विखंडित नहीं कर सकते क्योंकि उसका सार्थक अर्थ नहीं निकले। जैसे बात करें, अगर कलम की बात करें, अगर हमने कलम लिख दिया तो क्या आप कलम में क को तोड़ के, ल को तोड़ के, म को तोड़ के आप कुछ इसका अर्थ निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। इसलिए तुम क्या कहेंगे? कलम हमारा क्या है? ये सार्थक शब्द है और साथ में कैसे शब्द है? रूढ़ शब्द है। जैसे आप पानी की बात करें तो पा धन में नी, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नी का पा का कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं अर्थ निकलेगा, इसलिए हम रूढ़ शब्द को विखंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे देखिए, जैसे घोड़ा में घो और रा को अलग अलग नहीं क्या कर सकते हैं, अगर कर देते तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अतः घोड़ा क्या है? रूढ़ शब्द है, जो हम एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब यौगिक शब्द की बात करें, यौगिक शब्द क्या होता है? इसमें 2 रूढ़ शब्द आता है। कितना आता है? 2 रूढ़ शब्द। यौगिक में कितना? 2 रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, रसोई यानी रसोई और घर, उसके बाद गंगा जल, गंगा और जल, वे अलग अलग अर्थ है, अतः वे यौगिक। यानी कहने का मतलब यौगिक शब्द को हम अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करने के बाद हमको सार्थक इसका अर्थ मिलेगा, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं योग रूढ़, जो तीसरा प्रकार हमारा। देखिए योग रूढ़ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और योग रूढ़ को आप समझिएगा बेहतर ढंग से। यानी कहने का मतलब हुआ योग रूढ़ वे शब्द है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए। जैसे पंकज का शब्द है और पंख और ज का मिल से बन, इसका अर्थ होता है कमल, अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से पीताम्बर हो, लंबोदर हो, ये सब के सब क्या है? योग रूढ़ शब्द है। एक मतलब और समझिए, योग रूढ़ शब्द हम वैसे शब्द कहेंगे जो अपना मूल अर्थ, यानी कहने का मतलब अपना मूल अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है, वैसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानंद की बात करें, उसके अंदर में दशानंद है, उसके बाद में जिसका 10 सर है, जिससे रावण हुआ। फिर पीताम्बर जिसका पीला है अंबर विष्णु, उसके बाद में नीलकंठ जिसका नीला है कंठ भगवान शंकर। ऐसे तमाम जो विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। एक चीज आपको बता दें, आप सब समास जब पढ़ाएंगे उसमें बहुव्रीहि समास का हम चर्चा करेंगे। वो बहुव्रीहि के समास का जितना भी शब्द जो है वो आपका योग रूढ़ के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, उसके अंदर आप व्याकरण के आधार पर बात करें तो व्याकरण के आधार पर बात करें तो 2 चीज आता है। एक आपका विकारी आता है, यानी कहने का मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन संभव हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपका विकारी कहलाते हैं। विकारी का मतलब हुआ जिसमें हम लिंग हो या वचन हो या काल हो या उसके वचन के आधार पर अगर उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। उसके बाद में एक अविकारी शब्द भी आता है। क्या आता है? अविकारी शब्द। मैंने कहने का मतलब हुआ जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब ये कार्य शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल
कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे में संबोधन, समुच्चयवाचक, क्रिया विशेषण, विषमयादि या निपात, ये सब के सब क्या है, अविकारी शब्द है। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इससे पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। आई होप कि आप शब्द के बारे में बखूबी जान गए होंगे। उसके अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और आर्थक भी, सार्थक और निर्थक भी होते हैं। ठीक है, तो आप आई होप इसको समझ गए होंगे और यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।